गुरुवार को सचिवालय में जागेश्वर धाम मास्टर प्लान को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जागेश्वर धाम के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले 30 से 40 वर्षों के लिए जागेश्वर धाम मास्टर प्लान के अनुसार क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को विकसित किया जाए। भविष्य में बाधा बन सकने वाले क्षेत्रों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि ट्रैफिक बढ़ने के बाद भी भीड़भाड़ की संभावना कम हो। उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्र में वन क्षेत्र होने के कारण इको टूरिज्म की संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिए। साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए ट्रैकिंग आदि की संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिए। कहा गया कि जागेश्वर धाम के समीप स्थित पुराने जागेश्वर क्षेत्र को भी मास्टर प्लान में शामिल कर विकसित किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश भर में ऐसे दर्शनीय स्थलों को चिन्हित किया जाए जहां दूरबीन लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसे व्यू पॉइंट हैं जहां से पूरी हिमालय श्रृंखला दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में चारधाम यात्रा के दौरान काफी भीड़ होती है। ऐसे में कुमाऊं क्षेत्र के विकास के बाद कुमाऊं क्षेत्र में ऐसे धार्मिक और पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। केदारनाथ धाम में दोपहर बाद से हो रही तेज बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश के चलते प्रशासन ने यात्रा को रोक दिया है। सोनप्रयाग में 2 बजे के बाद यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया गया। यहां 4000 से अधिक श्रद्धालु रोके गए हैं। पुलिस की ओर से अगस्त्यमुनि व अन्य स्थानों पर भी यात्रियों से मौसम ठीक होने तक होटल लॉज में ही रुकने की अपील की गई है। बृहस्पतिवार को सोनप्रयाग से सुबह 5 से दोपहर 1:30 तक 14,000 से अधिक श्रद्धालुओं को केदारनाथ रवाना किया गया था। इनमें से 50% यात्री दोपहर तक धाम पहुंच चुके थे, जबकि अन्य गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचोली तक पहुंचे थे। केदारनाथ धाम में बृहस्पतिवार को सुबह से ही मौसम खराब था। दोपहर लगभग 12:30 से केदारनाथ में तेजी बर्फबारी शुरू हुई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बर्फ से यात्रियों को बचाने के लिए मंदिर मार्ग व अन्य स्थानों पर रेन शेल्टर लगाए गए थे। धाम में तेज बर्फबारी के चलते कारोबारियों ने मंदिर मार्ग पर खुली दुकानें भी बंद कर दी। दूसरी ओर पुलिस, ITBP और PRD जवान द्वारा यात्रियों को सकुशल दर्शन कराते रहे। धाम में लगातार होती बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने दोपहर 2 बजे से यात्रा को रोकने के निर्देश दिए, जिसके बाद धाम जाने वाले करीब 4000 यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया। रुद्रपुर में एक युवक ने पड़ोसी की छत पर चढ़कर घर में पथराव कर दिया। बाद में उसने घर के अंदर घुसकर मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे दोनों लहूलुहान हो गई। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रामपुरा निवासी हरिबाबू ने पुलिस को बताया, विगत शाम पड़ोसी छत पर चढ़ गया और उसके घर पर पथराव शुरू कर दिया। बताया कि वह निशाना बनाकर पत्थर बरसा रहा था। उसने जान छिपाकर जान बचाई। आरोप है कि बाद में पड़ोसी हाथ में पाटल लेकर छत से कूदकर घर के अंदर में घुस आया और पुत्री को जान से मारने के इरादे से उसके सिर पर पाटल से जानलेवा वार किया। पुत्री लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। इसी बीच पत्नी बीच बचाव के लिए आई तो पत्नी को भी गाली गलौज करते पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पुत्री को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुत्री की नाजुक हालत को देखते हुए सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए रेफर भेज दिया। बुधवार को परिवार के लोग दोनों घायलों को कोतवाली लेकर पहुंचे। कोतवाल विक्रम राठौर ने घायलों का हाल चाल जाना। कोतवाल ने बताया कि हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और SI हरविंदर कुमार को गिरफ्तारी के निर्देश दिए। रुद्रपुर निवासी राजमिस्त्री का नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक शक्ति फॉर्म निवासी राजमिस्त्री संजय नगर खेड़ा में बहन के घर आया था। बीती शाम से वह अचानक लापता हो गया। घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे। सुबह वह नाले में पड़ा मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। मृतक की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोसी रेंज के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा क्षेत्र में अपने बेटे के साथ रामनगर से बाइक पर घर जा रही एक वृद्ध महिला पर बाघ ने पीछे से अचानक हमला करके महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में घायल महिला के पुत्र महेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी 68 वर्षीय मां देवकी देवी अपने पुत्र मदन सिंह के साथ बाइक से रामनगर से अपने गाँव पाटकोट जा रही थी। इसी बीच टेढ़ा के समीप अचानक एक बाघ ने महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई। दुर्घटना में बाइक गिरने से महिला का पुत्र मदन सिंह भी चोटिल हो गया। बाघ के हमले का शिकार हुई महिला का रामनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त शुरू कर दी गई है। साथ ही इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों से भी सावधानी पूर्वक जाने की अपील की है।
गर्भ में शिशु की मौत के 24 घंटे बाद तक पीड़िता का प्रसव नहीं कराया गया, जिसके चलते लोहाघाट से रेफर की गई गर्भवती की प्रसव के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने सीएम के साथ ही डीएम को पत्र भेजकर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। लिखा है, अगर समय से ऑपरेशन हो जाता तो प्रसूता की जान बचाई जा सकती थी। लोहाघाट के पाटनी गांव निवासी गर्भवती सीमा विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष को 24 अप्रैल को उप जिला अस्पताल लोहाघाट ले जाया गया था। लोहाघाट में डॉक्टर ने गर्भ में बच्चे की मौत होना बताकर गर्भवती को चंपावत जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सीएमएस डॉक्टर विवेक ने भी बच्चे को मृत बताया। कहा कि अगले दिन 25 अप्रैल की शाम प्रसव करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद गर्भवती की तबीयत तेजी से बिगड़ गई। गर्भवती को आईसीयू में ले जाया गया, परंतु कुछ देर बाद ही मौत हो गई। गर्भवती के पति पुष्कर विश्वकर्मा ने ऑपरेशन करने के बजाय एक दिन बाद सामान्य प्रसव की प्रक्रिया शुरू करने को घोर लापरवाही बताया है। उनका कहना है कि समय रहते ऑपरेशन किया जाता तो सीमा की जान बच सकती थी। उन्होंने सीएम और डीएम को ज्ञापन भेज लापरवाही के आरोप की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों ने मृतक गर्भवती सीमा विश्वकर्मा के पोस्टमार्टम में भी देरी का आरोप लगाया है। कहा कि मंगलवार शाम मौत होने के बावजूद बुधवार दोपहर 2 बजे बाद पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर की देरी पर परिजनों ने नाराजगी जताई। इस कारण सीएमओ के अग्रवाल और एसीएमओ डॉक्टर इंद्रजीत पांडे ने खुद पोस्टमार्टम किया। गर्भ में बच्चे की मौत के बावजूद जिला अस्पताल में ऑपरेशन न करना लापरवाही नहीं कहा जा सकता। ये डॉक्टर का विवेक है कि गर्भवती का ऑपरेशन करना है या सामान्य प्रसव। मृतका के पति की ओर से मिली शिकायत की जांच कराई जाएगी। डॉक्टर के अग्रवाल, सीएमओ चंपावत सीमा को 24 अप्रैल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिशु की गर्भ में ही मौत हो गई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक शिशु की गर्भ में मौत होने के 1-1.5 दिन बाद तक सामान्य प्रसव कराया जाता है। इस वजह से ऑपरेशन कराने के बजाय सामान्य प्रसव कराने को प्राथमिकता दी गई। गर्भवती की हालत सामान्य थी, परंतु अचानक तबीयत बिगड़ने से महिला की मौत हो गई। प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है। प्रदेश में अब 2 दिन 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज बारिश और बर्फबारी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कुछ स्थानों में हल्की बारिश, गर्जन के साथ बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर 28 और 29 अप्रैल को बर्फबारी की आशंका जताई है, जबकि प्रदेश के अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। हाईकोर्ट ने ईओ नगर पालिका नैनीताल को 12 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आरोप है कि ईओ ने न्यूनतम वेतनमान देने के एक मामले पर अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी राजेंद्र सिंह बिष्ट नगर पालिका कर्मी थे। उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2021 को 3 माह के भीतर याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान देने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के पूर्व में पारित आदेश के बाद भी उन्हें अभी तक न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने इस संबंध में 9 अप्रैल 2021 को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नैनीताल को प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें कहा था कि याचिकाकर्ता विगत 12 वर्षों से पद प्रकाश में बेलदार पद पर कार्य करते आ रहा है, लेकिन प्रार्थी को नियमित नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश दिए थे।